नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं रंगित कुमार अपना यूट्यूब चैनल रंगित शर्मा जनरल स्टडी में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे काल विभाजन एवं नामकरण। ठीक है दोस्तों, आदिकाल का काल विभाजन, हिंदी साहित्य में काल विभाजन जो किया गया है, ठीक है, वो पढ़ेंगे और उसके नामकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन, ठीक है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है, जो काल विभाजन है वो जानेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, आदिकाल को, ठीक है, पहले पढ़ते हैं दोस्तों आदिकाल, ठीक है, जिसे वीर गाथा काल कहा जाता है। ठीक है, इसका डेट है दोस्तों 1050 से 1375 ईस्वी तक। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल को उन्होंने डिफाइन किया है 1000 से 1375 ईस्वी तक आदिकाल। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों पूर्व मध्यकाल, ठीक है, जिसे भक्ति काल भी कहते हैं। ठीक है, इसका डेट है दोस्तों 1375 से 1700 ईस्वी तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या है उत्तर मध्यकाल, ठीक है, जिसे रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका है दोस्तों डेट है दोस्तों 1700 से 1900 ईस्वी के बीच के दिन को दोस्तों उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और चौथा जो है आधुनिक काल, चौथा क्या है दोस्तों आधुनिक काल, जिसे गद्य काल के नाम से जाना जाता है। इसका डेट है दोस्तों 1900 से 1984 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, हम लोगों को ज़्यादा सिर्फ आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जानना है दोस्तों, और ज़्यादातर मोस्टली इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और बहुत सारे आचार्य हैं जो कि अपने तरीका से भी काल विभाजन किए हैं, उतना एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में जान गए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है दोस्तों, अब किसके बारे में जानते हैं दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसके अनुसार जो काल विभाजन किए गए हैं दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो काल विभाजन किए गए हैं, ये क्या है दोस्तों, पहले है आदिकाल, जिसका कि डेट है दोस्तों 1000 से 1350 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, अब भक्ति काल है दोस्तों, भक्ति काल इसका डेट है दोस्तों 1350 से 1700 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों आगे की काल रीतिकाल, जिसका डेट है 1700 से 1900 ईस्वी। ठीक है, आगे है आधुनिक काल, जिसका डेट है 1900 से आगे। ठीक है, अब तक दोस्तों ईस्वी की बात करें दोस्तों, ईस्वी की दोस्तों आदिकाल जो है 7वीं सदी से 14वीं सदी के मध्य तक। ठीक है दोस्तों, आदिकाल 7वीं से 14वीं सदी के मध्य तक। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, हाँ, आदिकाल 7वीं सदी से 14वीं सदी के मध्य तक। ठीक, भक्ति काल जो है 14वीं से 17वीं। ठीक है, उसके बाद रीतिकाल है 17वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य तक। आधुनिक काल है 19वीं सदी से अब तक। ठीक है दोस्तों ये काल आचार्य जो है काल को जो डिफाइन किया है दोस्तों, ये थोड़ा हजारी प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल में थोड़ा कन्फ्यूजन होंगे दोस्तों, कि जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को 1000 से 1350 ईस्वी। ठीक, उसी प्रकार जब हम लोग जानेंगे रामचंद्र शुक्ल के बारे में जानते हैं, तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किए हैं दोस्तों, ये माने हैं दोस्तों आदिकाल को 1050 से दोस्तों 1375। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा दोस्तों, कि जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन किया कि ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार आदिकाल को वो कितने से कितने मतलब कि सन में डिवाइड किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप एक यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, जब भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में पूछा जाए तो थोड़ा दिमाग में जोर डालिएगा दोस्तों। तो एक ट्रिक है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में पूछे तो यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को 1000, यहाँ भी हजारी प्रसाद, यहाँ भी 1000। ठीक है, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है 1000 से स्टार्ट किए हैं।
ठीक है दोस्तों, 1000 से माने हैं, परंतु रामचंद्र शुक्ल ने कब से माने हैं दोस्तों, 1050 से माने हैं। ठीक है, एक याद करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दिया कि दोस्तों कि आदिकाल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी 1000 से शुरू किए हैं। ठीक है, 1000 से 1350। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग जानते अब यहाँ से हम लोग जानेंगे आदिकाल के बारे में बढ़िया से और विस्तृत जानकारी जानेंगे दोस्तों, विस्तृत। ठीक है दोस्तों, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इसीलिए कोशिश करिएगा कि वीडियो में पूरी तरीक़ा से बने रहें दोस्तों और पूरी वीडियो को देखिएगा दोस्तों। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल के नामकरण को लेकर सर्वाधिक विवाद है। ठीक है, इसे मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल, ठीक है, मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को किस नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, आरंभिक काल से। ठीक है, मिश्र बंधु ने आरंभिक काल से। ठीक है, वहीं डॉक्टर ग्रियर्सन ने चारण काल से। देखिए दोस्तों, अगर यदि यहाँ पे याद अगर यदि नहीं होगा दोस्तों, तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एक बात बताता हूँ, हो सके यहाँ से भी आप याद करने में सक्षम हो जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए डॉक्टर ग्रियर्सन ने चारण काल, थोड़ा सा दिमाग में देखिए एक चीज़ मैं बताऊँगा। ग्रियर्सन यानी कि जो गिर गया, ठीक है, गिर गया तो यानी कि कहाँ पे गिरा दोस्तों, वो ज़मीन पे सतह पे ही गिरेगा। ठीक है, ज़मीन पे ही गिरेगा, कोई चीज़ ज़मीन पे लेके गिर गया, ठीक है, हाथ से आपका छूट गया, गिर गया, ठीक है, तो वो कहाँ जाता है दोस्तों, वो जाता है ज़मीन पे। ठीक है, ज़मीन पे क्या उगते हैं दोस्तों, घास है, घास उगता है ना दोस्तों, तो यानी कि घास को कौन चरते हैं दोस्तों, गाय घोड़ा बकरी, ये सब चरते हैं कि नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ से भी दिमाग लगाइएगा दोस्तों, यानी कि ग्रियर्सन जो गिर गया तो वहाँ से घास उगते हैं, तो वहाँ से यानी कि चरने वाला बात आ जाता है, तो बकरी घोड़ा भैंस ये सब चरते हैं ना दोस्तों, यानी कि ग्रियर्सन गिरा ज़मीन पे घास उगा, तो यानी कि उसको चरना है, बैल घोड़ा बकरी चरेंगे। ठीक है, यानी कि ग्रियर्सन की जब बात आए तो दोस्तों चारण काल दिमाग में थोड़ा सा आप जोर डालिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कौन सा, वीर गाथा काल से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हम लोग जानते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। ठीक है, आदिकाल को आदिकाल के नाम से डिफाइन किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, और हम लोग जानते हैं हजारी प्रसाद 1000 से स्टार्ट किए हैं, रामचंद्र शुक्ल 1050 से स्टार्ट किए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, राहुल संकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग, ठीक है दोस्तों, राहुल संकृत एक बचपन में जब हम पढ़ाई करते थे दोस्तों, एक कोचिंग में जहाँ पे पढ़ते थे, राहुल नाम का एक लड़का था। ठीक है दोस्तों, वो झुट्ठो फुस्सो का टीचर उसे ना कुछ भी होता था ना, बोलता था कि चलो थोड़ा सा ये हाथ में थोड़ा सा मंत्र मार दो, वो जो ना जादू टोना टाइप का, वो भी लड़के ऐसे मतलब थे कि वो थोड़ा जादू टोना करने लगते थे। ठीक है दोस्तों, तो हमको दिमाग में तभी से ही राहुल का जब भी आता था तो दोस्तों ये ओझा गुनी टाइप का बात हमारा दिमाग में आ जाता। तो यहाँ से ऐसे दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, कि राहुल नाम का एक लड़का था। हमें जैसा कि मैं अपना बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, राहुल का बारे में यहाँ से राहुल संकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग कहा है आदिकाल को। ठीक है, लेकिन हमने इसको याद कैसे रखा है दोस्तों, राहुल यानी कि वो सिद्ध यानी कि जादू टोना वाला बात वो राहुल करता था कोचिंग में, बचपन में हमें याद है। ठीक है दोस्तों, या ये तो मैंने थोड़ा सा हिंट से दिया याद करने के लिए दोस्तों। अगर आपको इस तरीक़ा से याद नहीं करना है तो कोई नहीं दोस्तों, आपको जैसे याद हो आप उस तरीक़ा से याद करिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जय काल, ठीक है दोस्तों, जय काल, और डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधार काल। ठीक है दोस्तों, पता है दोस्तों ये भी हमको देखिए कितना इजी तरीका से हमको, जैसे देखिए शंकर जो है मेरे जीजा जी का नाम है। ठीक है, तो ये जो है ना महाकाल, जय महाकाल वो अक्सर बोलते हैं, तो वहाँ से भी हमको याद हो गया दोस्तों। शंकर जीजा जी का जब भी नाम आता है तो अच्छा वो जय महाकाल हर चीज़ में करते, तो जैसे ही शंकर का नाम आता है तो हमारा जय महाकाल मेरे दिमाग में अपने से बैठ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और मोहन अवस्थी जो है ये मोहन भैया जहाँ पे मैं रहता हूँ दोस्तों, देखिए मैंने
ट्रिक लगा लगा के याद किया हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ दोस्तों, वहाँ पे मोहन भैया एक भैया हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं उधार दिया करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास पैसे नहीं रहा, किसी के पास पैसे नहीं रहा, तो वो मोहन भैया जो है ना किसी को भी पैसे वैसे अगर कभी बोलिएगा भैया मेरे पास पैसे नहीं है, या भैया पूछते भी रहते पैसे हैं कि नहीं, तो वहाँ से हमको याद हो गया, अच्छा मोहन भैया यानी कि वो आधार यानी कि उधार देते हैं, तो आधार काल मैंने यहाँ से समझ लिया। दोस्तों आप लोग को मैं सिर्फ ट्रिक मैंने बताया कि कैसे मैंने याद किया हूँ, आप लोग भी इसी प्रकार याद कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि मेरे एक जीजाजी थे यहाँ पे, जैसे कि मैंने रमाशंकर शुक्ल जो है, कैसे मेरे एक जीजाजी हैं शंकर जी, शंकर नाम है, तो वो जय महाकाल अक्सर बोलते हैं, तो मैंने यहाँ से ये इसको याद कर लिया। ये मोहन भैया का जब नाम आता है तो उधार का बात आ जाता है, उधार देते हैं, तो यानी कि आधार काल, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही जो मैंने याद किया हूँ वही मैंने अपना बताया दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को भी अच्छा लगे इस प्रकार से अगर याद कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। या आपको जैसे फिट बैठता है याद करने में दोस्तों, आप उसी प्रकार से याद करिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी आदि काल को ही धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल, ठीक है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल और डॉक्टर वासुदेव ने उद्भव काल कहा है, ठीक है दोस्तों। हाँ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। महापंडित राहुल शंकराचार्य ने सरहपा पद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए महापंडित राहुल शंकराचार्य ने सरहपा पद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है। सरहपा की रचनाओं का संपादन राहुल शंकराचार्य ने दोहा कोश नाम से किया है, ठीक है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को, ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालीभद्र सूड़ी को, ठीक है दोस्तों, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालीभद्र सूड़ी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू, ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है। देवसेन कृत, ठीक है, देवसेन कृत ने श्रावकार हिंदी की प्रथम साहित्य रचना मानी, श्रावकाचार की, एक मिनट दोस्तों, ठीक है। देवसेन कृत श्रावकाचार हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना मानी गई है। इसके 250 दोहों में श्रावकार धर्म का वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिद्ध कवियों की संख्या 84। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। सिद्ध कवियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 84, और बहुत बार पूछा भी गया है दोस्तों ये क्वेश्चन, ठीक है। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की व्रजयान या सहजयान शाखा से, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, बहुत बार आप सेट मारिएगा दोस्तों, आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि कौन क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं इसके बाद सेट भी मरवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। प्रथम सिद्ध सरहपा, ठीक है, सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे, इन्हें सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है, ठीक है। सिद्ध कवियों ने नैरात्म भावना, काया योग, सहज शून्य तथा समाधि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है और वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार भी किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, सिद्धों ने संध्या भाषा शैली में रचनाएं की है, क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्धों ने कौन सी भाषा शैली में रचनाएं की है दोस्तों? संध्या भाषा, ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। संध्या भाषा शैली वस्तुतः अंतसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। कबीर आदि निर्गुण संतों की इसी भाषा शैली को उलटवासी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाथ पंथ में गोरखनाथ ने हठयोग का परिवर्तन किया, ठीक है।
इन्होंने ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक मानसिक सुचिता अपनाने पर जोर दिया तथा मद मांस के त्याग हेतु आग्रह किया। इन्होंने ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्ण व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ के शिष्य थे। ठीक है, और मच्छंदरनाथ जलंधरनाथ के शिष्य थे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छा से देखिएगा, बार बार पढ़ते रहिएगा दोस्तों, या वीडियो को बार बार रिपीटेशन करिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा, आपको यूं ही याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इला पिंगला नाद बिंदु की साधना, षट चक्र वेधन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रवेश आदि नाथों की अंत साधना के मुख्य अंग हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, एक मिनट दोस्तों। कुंडलिनी का प्रवेश आदि नाथों की अंतर साधना के मुख्य अंग हैं। संधा भाषा या उलटबांसी शैली का प्रयोग इन्होंने भी किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैन मतावलंबी, एक मिनट दोस्तों, जैन मतावलंबी अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में लिखा गया। ठीक है, यह साहित्य प्रमाणिक के रूप में उपलब्ध है। ठीक है, जैन मतावलंबी रचनाएं दो प्रकार की है। प्रथम क्या है दोस्तों, जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंतर साधना, उपदेश, नीति, सदाचार आदि का, एक मिनट दोस्तों, आदि का मंडन और कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन है। ये रचनाएं प्राय दोहों में रचित मुक्त काव्य है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों, जिनमें एक मिनट दोस्तों, जिनमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वयंभू पौराणिक काव्यधारा के महान कवि हैं। ठीक है, स्वयंभू पौराणिक काव्यधारा के महान कवि हैं। इन्होंने राम कथा को आधार बनाकर, ठीक है, राम कथा को आधार मानकर पौम चड़ियू की रचना की। तुलसीकृत रामचरितमानस में पौम चड़ियू का प्रभाव परिलक्षित हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पौम चड़ियू 5 कांड और 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। ये भी दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखते रहिएगा। ठीक है, स्वयंभू को आदिकाल का, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डॉक्टर भयानी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति कहा गया है। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर भवानी स्वयंभू को, ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, रोडाकृत राउरवेल गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। यह धार के एक शिलालेख पर अंकित है। ठीक है, रोडाकृत राउरवेल लौकिक श्रृंगारी काव्य है। ठीक है, इसमें किसी राजा के अंतःपुर में रहने वाले विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन है। राउरवेल ने से नख सिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना संदेश रासक है। इसके रचयिता अधममान है। यह 3 प्रकरणों में विभाजित 223 छंदों का संदेश काव्य है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथात्मक साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है वे हैं विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, ठीक है, बीसल देव रासो। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, हाँ क्या है दोस्तों, बीसल देव रासो, पृथ्वी राज रासो, जयचंद्र प्रकाश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जय मयंक
जस चंद्रिका, परमार लासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। अगर इसमें कोई भी तरह की त्रुटि हो दोस्तों, या कोई भी तरह का आप हमें सजेशन देना चाहते हैं दोस्तों, तो हमें कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।